अब स्क्रीन क्लियर है तुम्हारे पास? स्क्रीन क्लियर है? मेरे पास तो क्लियर आ रही है, मैं क्या करूँ, जब ब्लर होती है। आप देख। अच्छा ठीक है, अगर आवाज क्लियर ना आए तो बता दें। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, वहीं से बताती हूँ दोबारा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, स्क्रीन पे ध्यान मत देना, आवाज पे ज्यादा ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास अगर एक चीज है, वो टोटल उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की उस टोटल टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल 50 मिनट में एक गाड़ी है, वो 50 मिनट वो चली है, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करके आई है, यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे थी, आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब एक वाई एक्सिस, ठीक है। अगर एक गाड़ी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है और दूसरी जे एक्सिस में मूव कर रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक एक्स में जा रहा है और एक वाई में जा रहा है, उन दोनों की स्पीड का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों की स्पीड लेंगे, उन दोनों को प्लस करवा देंगे एंड देन डिवाइड बाय 2 करवा देंगे, तो हमारे पास दोनों की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में ये। कहाँ पर टाइम है वो? हाँ हाँ, वो टाइम, टाइम टी से टाइम है, ठीक है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, टी का मतलब टाइम है, ठीक है। हमारे पास अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह थी कि कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके स्पीड मेजर कर लें और हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसमें बस ये लिमिट वाला लगता है, जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आती है ना, तो ये लिमिट लिखा हुआ होता है, LIM लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लिमिट है। तो आप इससे पहचान जाते हो कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। इसमें इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा समझने वाला नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास, इसकी डेफिनेशन देख लो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है विद इंटरवल ऑफ टाइम, उसका नाम। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है? मुझे अब आ रही है। हाँ ठीक है। तो एक्सेलरेशन, तीसरी चीज जो हमने पढ़नी है इसमें वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर, अब पीछे वेलोसिटी पढ़ लिया तो हमें वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, यानी फॉर एग्जांपल एक चीज की स्पीड पहले, वेलोसिटी पहले उसकी 3 थी, बाद में 5 हो जाती है, तो ये दो वेलोसिटीज, इनके अंदर जो चेंज आया है टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये भी कौन सी क्वांटिटी है? जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सही है। ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला था ऑलरेडी, मीटर पर सेकेंड, सही है। और नीचे ऑलरेडी एक और सेकेंड आया, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। इसकी डायमेंशन याद रखना। फिर एक्सेलरेशन की 3 टाइप्स है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव और एक हमारे पास है जीरो, ठीक है। पॉजिटिव कब होती है कि फॉर एग्जांपल इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, कभी अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज हो रही है यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट कर लो कि कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है? नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है, तो इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? यूनिफॉर्म का वही मतलब है कि अगर जो है किसी की वैल्यू जो है ना एक्सेलरेशन की 1 आ जाए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, आवाज नहीं आ
मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोबारा बता देती हूँ, अगर नेगेटिव वापस से समझा दूँ। अच्छा, नेगेटिव क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम होगी ना। तो एक्सेलरेशन कम होगी तो इसमें कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। और ऐसी एक्सेलरेशन को जो कम हो रही हो, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही हो या वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही हो, इसका दूसरा नाम याद रखना, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिसलेरेशन, ठीक है, डिसलेरेशन या फिर हम रिटार्डेशन कहते हैं इसको। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है। नहीं, इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ एमडी कैट और ई कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हमारे लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेगेटिव वाली समझ में आ गई कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम डिसलेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है कि हमारे पास अगर से, ठीक है, हम एक बॉडी को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है वो एक जैसी रहें तो उसको हम नाम देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है सॉरी, हाँ, अब हमारे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये बॉडी इज सेड टू हैव नॉन, अगर जो है इसी का उल्टा कर दो, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होती है जिसमें हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड यानी जो एक्सेलरेशन कवर कर रही है उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन सेम हो रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, उसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसका ऑपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अगरचे उस चीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना रहे, अलग अलग हों, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। या फिर ये कह दे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों जो है वो चेंज हो जाएं किसी भी मोशन के टाइम पे, यानी जब वो रेस्ट में ना हो, मोशन में हो, और उनकी चीज़ ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। पूरी यहाँ तक अच्छा सही है। अब इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन सेम है, एवरेज निकालने के लिए आप दोनों की वैल्यूज, दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी दोनों की वेलोसिटीज की वैल्यू प्लस करवाओ, ठीक है, विद इन द इंटरवल ऑफ टाइम, और डिवाइड करवा दो 2 से, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाती है। जैसे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन भी निकलेगी, और इंस्टेंटेनियस भी वैसे ही है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आपने मेजर कर ली किसी चीज़ की एक्सेलरेशन, तो उसको कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही अप्लाई होती है, वैसे नहीं होती, यानी जिसकी ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है उस पर हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन थी, 9 में भी पढ़ी होंगी, 10 में भी पढ़ी होंगी। सबसे पहली थी हमारे पास वी हैफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 9 और 10 में हम डिराइव करते थे, नहीं ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखना, इससे पहले वाले की सिर्फ डेफिनेशंस करनी है और फॉर्मूले करने हैं, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, स्पीड का, इन तीनों की डेफिनेशन, फॉर्मूले, यूनिट और हमारे पास डायमेंशन करनी है। बाकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 9-10 में ये डिराइव करने के लिए आती थी पूरी इक्वेशंस, पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ ये दी हुई है, लिखी हुई है डायरेक्ट यहाँ पर, तो इनको डिराइव वगैरह नहीं करना, बस याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे इन तीनों के, ठीक है। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से इन्होंने डिराइव की हुई हैं, हाँ डिराइव नहीं हुई है। अच्छा, दूसरे मेथड से डिराइव की है, 9-10 में हम दूसरा मेथड क्या था, यहाँ पे अलग सा मेथड, यहाँ ग्राफिकल मेथड के थ्रू इन्होंने डिराइव किए वही इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले जो मेथड हमने किया था वो अलग था 9-10 में, अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू इन्होंने डिराइव की हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका, स्पीड वेलोसिटी वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो इस चैप्टर का हिस्सा है काइनेमेटिक्स का, हमने पहला हिस्सा पढ़ा वेक्टर्स का, ठीक है।
दूसरा हिस्सा हमने स्पीड और वेलोसिटी और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कर लिए। तीसरा जो आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, सही है। और फिर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, मतलब 2 पेजेस का है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कह रही हो तुम? रुक जाओ मैं जरा देखूं। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है क्योंकि आपका मेथड अलग है। मुझे लगा मेथड सेम होगा तो फिर करने का फ़ायदा नहीं है, पर मेथड अलग है तो आ सकता है, शॉर्ट लॉन्ग किसी में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन्होंने कहा है कि जो इक्वेशन हमने डिराइव की है उसके लिए 2 मेथड इन्होंने बता दिए। पहला जो होता है वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न टू डिराइव दिस इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। जो हमने 9-10 में किया था वो हम कर चुके, वो अलजेब्रिक मेथड था। अब हमें ये ग्राफिकल मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या हो रहा है हमारे पास, इन्होंने कहा the first equation of motion can be derived by using a velocity time graph for a moving object with an initial velocity। हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे हैं। ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है, वैसे वी आई लिया जाता है पर यहाँ पे इन्होंने u लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी v है और हमारे पास एक्सेलरेशन a है। इन द फिगर, जो ये फिगर दी हुई उन्होंने, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम a टू b इन टाइम एट यूनिफॉर्म रेट। कहने के एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, a से b पे चला गया वो, ठीक है। टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है, सही है। अब इन्होंने क्या कहा कि बी सी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड ओ सी इज द टोटल टाइम, ठीक है। ये जो नीचे ओ से सी तक है ये इसकी टोटल टाइम है, और हमारे पास जो है वो बी सी जो है, यहाँ से ये बी और ये सी, हमारे पास ये टोटल उसकी वेलोसिटी है, जो कि इन्होंने यहाँ पे वी मेंशन भी किया है। A perpendicular is drawn from B to OC। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से OC की तरफ, ठीक है। हमारे पास OC ये था, ठीक है, ये B और OC की तरफ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर पूरा यूं बनेगा, सही है, ये पूरा है यूं और फिर ये यूं 90 डिग्री का एंगल, सही है। A parallel line is drawn from A to D। फिर हमने A to D, ठीक है, एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये पहले हमने यूं ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फिर ये यहाँ से A से D तक लाइन ले गए। एंड अनदर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम B to OE। फिर B से OE की तरफ एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ से भी 90 का एंगल बनता है, यहाँ से भी 90 का एंगल बनता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, और उनको डॉटेड लाइंस के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ अबव। हमने ऊपर ग्राफ से देखा है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, और u हमारे पास यहाँ पे o और a के बीच में आ रही है। फिर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v है, जो v हमारे पास किसके बीच में आ रही है, b और c के बीच में आ रही है। फ्रॉम द ग्राफ वी नो दैट, अगर हम ग्राफ से देखें तो हमें पता लगा कि जो बी सी है ये पूरा b और ये c, ठीक है, इसमें u भी आ रहा है, इसमें v भी आ रहा है। तो हमने क्या किया कि ये दोनों वैल्यूज को प्लस, हाँ, हमने क्या किया कि हमने बी सी को क्या कर लिया, हमने बी और डी लिया, ठीक है, बी डी, सही है। और फिर उसके अलावा ले लिया डी से सी, ठीक है, ये डी से ये सी नीचे का डिस्टेंस, ठीक है, इसको ले लिया। हमारे पास देयर फोर है, अब ये पूरी वी कवर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास देयर फोर है v इज इक्वल्स टू, वी जो है वो किसके बराबर है, v जो वो टोटल जो v बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो बी डी और डी सी के बराबर आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने वही बात बता दी कि जो डी सी है वो यू ही था ऑलरेडी, पहले वैसे शुरू में ही बता देते कि ओ ए के बराबर है। मैं तो डायरेक्ट ओ ए से करवाने वाली थी पर इन्होंने थोड़ी सी लंबी की है। जो डी सी है वही ओ ए के बराबर है, तो हमने उसी डी सी की जगह ओ ए लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास जो है वो वी क्या आ गया, बी डी प्लस ओ ए किसके बराबर था, यू के बराबर था। नाउ सिंस द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो हमने ए रख दिया, ठीक है। a इज इक्वल्स टू स्टॉप ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि ये a और ये b जो है, ये जो है वो मिलके इनकी एक्सेलरेशन बना है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इसी की निकालेंगे। तो जो स्लोप बना है वो हमारे पास b से d बना है, बी डी डिवाइड बाय ए डी, ये b d वेलोसिटी और ये a d,
टाइम, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने बोला सिंस ए डी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर है, और जो हमारे पास बी डी है वो हमारे पास, हाँ बी डी को एक तरफ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, ये यूं हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी की जगह इन्होंने पुट कर दिया टाइम, ठीक है। ये टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है, वो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऊपर पहले इक्वेशन बनी थी ये वाली, ठीक है, इसमें बी डी की वैल्यू ये ए टी पुट कर देंगे और हमारे पास पहली इक्वेशन डिराइव होके आ जाएगी। ये समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पहले इक्वेशन आसान होती थी थोड़ा, ये जो ए डी, और क्योंकि ग्राफ से निकाल रहे हैं तो फिर ग्राफ से यूं ही होता है। सिंपल सा ग्राफ देख लेना कि ग्राफ में हमारे पास थोड़ी लंबी भी की है, ये ए से बी तक इन्होंने चला है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी जो पूरी टोटल आई है वो v है, इस v में ये u भी शामिल है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ही टोटल वेलोसिटी आएगी। फिर नीचे ये टाइम है o से लेके c तक टोटल टाइम, तो उन्हीं को आगे पीछे करके इन्होंने ये डिराइव किए। इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, सही है। और मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इक्वेशन बहुत लंबी है तो यही लॉन्ग में आ सकती है, सेकंड और थर्ड तो इतनी लंबी नहीं है। नोट से कर लेना, आपको जहाँ से समझ में आती है वहां से करो, पर करो जरूर। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे नहीं पता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है क्योंकि इस साल के पेपर में भी शायद से ये नहीं आया था, पर फिर भी मैं ज़रा थोड़ा सा देख के बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट क्या है। फिलहाल क्योंकि आपके पास टाइम है तो सारी चीज़ें करेंगे, इन द एंड जब टाइम नहीं होगा तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डेरी इसकी भी वो है, फिगर है, ठीक है, सेम फिगर बनी हुई है जैसे पीछे थी। हमारे पास सिंपल हमने क्या किया कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस था, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ये टोटल पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है इसमें, सही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, ए बी डी, सही है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बन रहा है वो ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है, सही है, और ये ट्राइंगल है, ये लिख लिया हमने, सही है। अब हमने क्या किया, हमारे पास S इज इक्वल्स टू 1/2 AB हाफ मल्टीप्लाई बाय बी डी, सही है। ये ए से बी और ये बी डी, पूरा ट्राइंगल कवर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो हाफ इसलिए लगाया, 1/2 वहां से आया है, 1/2 ये मत समझना ये कहाँ से आ गया 1/2, ये वो फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उससे आया। प्लस फिर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है ओ ए और ओ सी, ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो हमने क्या किया, बी डी जो है वो हमने कहा जो ये बी डी है ये बराबर है ई ए के, सेम डिस्टेंस कवर है, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है ओ ए जो है वो ओ ए यू के बराबर है, और हमारे पास जो ओ सी है ये ओ सी ये किसके बराबर है, ये टोटल टाइम के बराबर, तो टी लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, एज ई ए जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, वो ए टी के बराबर है, ये ई और ये ए, ये 80 के बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल हाफ अपनी जगह है इस ई ए की जगह, और इसकी ये तो यू टी हो गया, ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे जो था हमने वो पुट कर दिया है ए टी और टी, ठीक है। ए टी तो ई ए की जगह हमने ए टी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, और ए बी की जगह हाफ ए बी की जगह इन्होंने ए टी और ई थोड़ा सा आगे पीछे इन्होंने कर दिया है,
पर खैर है, सही है। तो इन दोनों को रीअरेंज करके पूरी इक्वेशन डिराइव हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने ना ये ए बी जो हाफ ए बी था ना, ए से बी, हाँ छोड़ सकती हो, ये सेकंड और थर्ड तो छोड़ सकती हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ की है। हाफ ए बी की जगह इन्होंने हमारे पास बोल दिया था कि बी डी जो है वो ई ए के बराबर, तो इस बी डी की जगह तो हमने पुट कर दिया ए टी, ठीक है। पर ये जो टी है ना, ये पता नहीं ए बी की जगह इन्होंने पुट किया है। हाँ क्योंकि हाँ ए बी बन सकता है, हाँ ठीक है ठीक है, सही है। फिर थर्ड वाली समझाऊं या ना समझाऊं? थर्ड वाली छोड़ दो अभी, बहुत मुश्किल हो रही है इन चीज़ों में ना। अच्छा, अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? अगर कैलकुलेटर है तो न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ कार विद एन इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड वॉज इन मोशन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। एक चीज़ है उसकी इनिशियल स्पीड 1 है, टाइम इंटरवल हमारे पास 10 मिनट है, एंड देन इट कम्स टू अ स्टॉप, ठीक है। अभी हमारे पास स्टॉप आ गया, द वेलोसिटी राइट इट बिफोर